हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में मन लगाकर कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान का 40 ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव को देखेंगे, वैसा सब्जेक्टिव जो एग्जाम में टकराने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम लोग 40 नंबर सवाल से क्या कहता है। 40 नंबर सवाल है, समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रूस में हुआ था समाजवादी शासन का पहला प्रयोग। इसी तरह हम लोग देखते हैं 41 नंबर सवाल, क्योंकि एक इसका क्लास हो चुका है तो आप लोग उसे नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। 41 नंबर सवाल है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तब पंचायती राज व्यवस्था। इसका आंसर हो जाएगा डी। और पंचायती राज व्यवस्था में औरतों को कितना प्रतिशत का छूट है, तो 50% का छूट है, 50% का छूट है। तो आप सब इसे याद रखिएगा। इसी तरह हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है, भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। भारत में वर्तमान में कितने प्रतिशत महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो 10.86% प्राप्त है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है, बेल्जियम किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मटर्च टेम। इसका आंसर हो जाएगा मटर्च टेम। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम देखते हैं 44 नंबर सवाल क्या कहता है, डरबन में नस्लभेद विरोधी सम्मेलन हुआ था। डरबन में नस्लभेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था, तो 44 का आंसर हो जाएगा सी, 2001 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी, 2001 ईस्वी में हुआ था। इसी तरह हम लोग 45 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। आप हमारे क्लास को अंत तक देखिएगा। ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग सब्जेक्टिव को हल करेंगे। तो इसी तरह 45 नंबर सवाल है, क्या कहता है, 45 नंबर सवाल है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किन देशों के नागरिकों को दिया गया। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किन देश के नागरिकों को दिया गया था। 45 का आंसर हो जाएगा सी, बेल्जियम को दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम 46 नंबर सवाल देखते हैं, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो 46 का आंसर हो जाएगा ए, मेगास्थनीज। इसका आंसर हो जाएगा ए, मेगास्थनीज थे। इसी तरह हम देखते हैं 47 नंबर सवाल क्या कहता है, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। तो 47 का आंसर हो जाएगा ए, पूर्व उत्तरी प्रांतों में रहते हैं, उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहते हैं। इसी तरह हम 48 नंबर सवाल देखते हैं, भारत में बहुसंख्यक आबादी है। भारत में बहुसंख्यक आबादी है, तो 48 का आंसर हो जाएगा हिंदू की बहुसंख्यक आबादी है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम 49 नंबर सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है, तो 49 का आंसर हो जाएगा डी, धर्मनिरपेक्ष राज्य। इसका आंसर हो जाएगा डी, धर्मनिरपेक्ष राज्य को घोषित किया गया है। इसी तरह हम देखते हैं 50 नंबर सवाल क्या कहता है, काले दस्तानों और बंधी हुई मुट्ठियों प्रतीक थी। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ प्रतीक थी, तो 50 का आंसर हो जाएगा ये श्वेत अश्वेत शक्ति का। इसका आंसर हो जाएगा ए, अश्वेत शक्ति का। इसी तरह हम देखते हैं 51 नंबर सवाल क्या कहता है, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है।
भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो 51 का आंसर हो जाएगा भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिएक्टर स्केल के द्वारा होता है। रिएक्टर स्केल के द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग 52 नंबर सवाल देखते हैं। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल की अधिकता। जल की अधिकता इसका आंसर हो जाएगा ए, जल की अधिकता है। इसी तरह हम 53 नंबर सवाल देखते हैं। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ये VBI ऑब्जेक्टिव है, तो इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो 53 का आंसर हो जाएगा डी, आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी प्राकृतिक द्वारा आता है, बाढ़ प्राकृतिक द्वारा आता है, भूकंप प्राकृतिक द्वारा आता है। इसी तरह हम 54 नंबर सवाल देखते हैं। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो 54 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी मानव जनित आपदा है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 55 नंबर सवाल क्या कहता है? भोपाल गैस शताब्दी किस प्रकार की आपदा थी? भोपाल गैस शताब्दी किस प्रकार की आपदा थी? तो 55 का आंसर हो जाएगा मानव जनित आपदा थी। इसका आंसर हो जाएगा बी। ये काफ़ी VBI ऑब्जेक्टिव है, तो आप सब इसे याद कर लीजिएगा। इसी तरह हम 56 नंबर सवाल देखते हैं। क्या कहता है? आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? तो 56 का आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदाओं के दृष्ट परिमाणों को कम करने का उपाय किया जाना। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। 57 नंबर सवाल क्या कहता है? 57 नंबर सवाल है। इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं मानव जनित आपदा नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम 58 नंबर सवाल देखते हैं। सुनामी क्या है? सुनामी क्या है? 58 का आंसर हो जाएगा सुनामी क्या है? तो विनाशकारी समुद्र लहर है। विनाशकारी समुद्र नहर है। इसका आंसर हो जाएगा डी, विनाशकारी समुद्र नहर है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 59 नंबर सवाल क्या कहता है? बिहार में भूकंप कब आया था? बिहार में भूकंप कब आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1934 ईस्वी में बिहार में भूकंप आया था। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम 60 नंबर सवाल देखते हैं। क्या कहता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में 60 नंबर सवाल है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो 60 का आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम 61 नंबर सवाल देखते हैं। इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्माण किया जाता है? सवाल है आपका 61 नंबर। इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो 61 का आंसर हो जाएगा डी, विशाखापट्टनम। इसका आंसर हो जाएगा डी, विशाखापट्टनम। इसी तरह हम लोग 62 नंबर सवाल देखते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? यह भी मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव है। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। 62 का काली मृदा का दूसरा नाम, इसका आंसर हो जाएगा रेगुड़ मृदा होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम 63 नंबर सवाल देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो 63 का आंसर हो जाएगा ए, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग देखते हैं 64 नंबर सवाल। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसने बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो 64 का आंसर हो जाएगा बी, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 65 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य उड़ीसा है? निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो 65 का आंसर हो जाएगा तांबा। इसका आंसर हो जाएगा बी, तांबा का सबसे ज़्यादा उत्पादन उड़ीसा में हुआ था। 65 का आंसर हो जाएगा आपका बी। इसी तरह हम लोग देखते हैं अगला सवाल 66 नंबर सवाल क्या कहता है? भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? भारत में
तांबा का कुल भंडार कितना है? तो 66 का आंसर हो जाएगा बी 125 करोड़ टन है। इसका आंसर हो जाएगा बी 125 करोड़ टन। इसी तरह 67 नंबर सवाल है, एल्यूमीनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्यूमीनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। इसका आंसर हो जाएगा डी बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह 68वां सवाल देखते हैं, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो 68 का आंसर हो जाएगा आपका ए मैग्नीज लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह 69वां सवाल देखते हैं, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एडीन। इसका आंसर हो जाएगा सी एडीन है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 70 नंबर सवाल क्या कहता है, समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक सांप्रदायिक नीति है निहित है? समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किमी मतलब किलोमीटर क्षेत्र तक संप्रदा निहित है? तो 70 का आंसर हो जाएगा डी 19.2 किलोमीटर तक है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग देखते हैं 71 नंबर सवाल क्या कहता है, आपका सवाल है 71 नंबर, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है? मानव विकास के दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है? तो 71 का आंसर हो जाएगा डी श्रीलंका का। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है, 72 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो 72 का आंसर हो जाएगा डी बिहार को कहा जाता है। ये काफ़ी VBI ऑब्जेक्टिव है तो आप सब इसे याद कर लीजिएगा। इसी तरह 73 नंबर सवाल देखते हैं, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार क्या है? अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है तो 73 का आंसर हो जाएगा बी 3 प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार 3 होते हैं। इसी तरह हम लोग देखते हैं 74 नंबर सवाल क्या कहता है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो 74 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 74 का आंसर हो जाएगा बी, रूस में है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम 75 नंबर सवाल देखते हैं। 75 नंबर सवाल है, समयक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। समयक विकास की प्रक्रिया संबंधित है तो 75 का आंसर हो जाएगा सी सभी वर्गों से। इसका आंसर हो जाएगा सी सभी वर्गों से। इसी तरह हम 76 नंबर सवाल देखते हैं, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी तो 2015 ईस्वी में भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम देखते हैं 77 नंबर सवाल क्या कहता है, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीमा एक आर्थिक क्रिया नहीं है। इसी तरह हम देखते हैं 78 नंबर सवाल क्या कहता है, किन क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? ये मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव है कि किन क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो 78 का आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग 79 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत के अर्थव्यवस्था है तो इसका आंसर हो जाएगा सी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह आखिरी सवाल है 80 नंबर सवाल, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो 80 का आंसर हो जाएगा सी, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आप सब जुड़े रहिएगा। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव को देखेंगे, वैसा सब्जेक्टिव जो एग्जाम में टकराने वाला है, तो आप सब उसे देख कर जाइएगा। सब्जेक्टिव का पहला सवाल है कि हिंद चीन का अर्थ क्या है? हिंद चीन का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कुछ समय तक वियतनाम और लाओस पर चीन का अधिकार था और कंबोडिया पर हिंदुस्तान का अधिकार था। इसी कारण इसे तीनों द्वीपों को हिंद चीन
कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ये। 2020 में पूछा है, 21 में पूछा है और 23 में पूछा है और 25 में पूछा है। हो सकता है कि 2026 में पूछ ले, तो आप सब इसे याद करके जाइएगा। और इसका दूसरा सवाल है, रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? इसका दूसरा सवाल है, ये भी 2020 में पूछा है, 21 में पूछा है और 23 में पूछा है और 25 में पूछा है, तो ये भी पूछ सकता है। तो रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमा लगाए बिना शक के आधार पर गिरफ्तार कर जेल में 2 वर्ष तक बंद किया जाता था। तो रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? कि रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे चलाए बिना शक के आधार पर गिरफ्तार कर जेल में 2 वर्ष तक बंद किया जाता था। इसी तरह हम लोग देखते हैं 3 नंबर सवाल क्या कहता है। 3 नंबर सवाल है, देखते हैं, दांडी यात्रा क्या उद्देश्य था? दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो तीसरा नंबर सवाल है कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य दांडी समुद्र तट पर समुद्र के पानी के नमक बनाकर नमक कानून का उल्लेखन करना था और सरकार को बताना था कि नमक पर कर बढ़ाना अनुचित फैसला है। तो ये भी 2020 में पूछा है, 21 में पूछा है और 23 में पूछा है और 25 में पूछा है, तो आप सभी से याद कर लीजिएगा। और चौथा नंबर सवाल है, देखते हैं चौथा नंबर सवाल, हुआ आंदोलन की चर्चा करें। हुआ आंदोलन की चर्चा करें, यह भी 2020, 21, 23, 25 में पूछा है। तो हुआ आंदोलन है, हुआ आंदोलन 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, जो एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, आप भी इसे याद कर लीजिएगा। इसी तरह हम देखते हैं अगला सवाल, बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? तो बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य इंदिरा गांधी जी की सरकार को गिराना, तमाम जनता की समस्या का समाधान करना, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा लगाया था और जनता से अनेक प्रकार के झूठे वादे किए थे। उस समय देश में भ्रष्टाचार, भुखमरी, गरीबी चरम सीमा पर पहुंची गई थी। वस्तु के दाम में कम तोड़ महंगाई हो गई थी। लोगों का जीना दुर्लभ हो गया था। तो आप सब इसे याद कर लीजिएगा, छात्र आंदोलन का प्रमुख कारण क्या थे। इसी तरह हम देखते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने और क्यों प्रारंभ किया? नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने और क्यों प्रारंभ किया था? तो गुजरात में नर्मदा नदी पर बने जा रहे सरदार सरोवर एवं और भी छोटे बड़े बांध के विरोध में मेघा पाटेकर के नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन ही नर्मदा बचाओ आंदोलन कहलाता है। इसके नेता मेघा पाटेकर थे। तो आप सब इसे याद कर लीजिएगा। इसी तरह अगला सवाल है, सूचना के अधिकार आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? सूचना के अधिकार आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, सूचना के अधिकार आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य सरकारी कार्यों में प्रदर्शित और जवाबदेही सुनिश्चित करना था। इसका लक्ष्य जनता को सरकारी नीतियों, योजनाओं और खर्चों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिलाना था, ताकि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लाया जा सके। आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। और आज की क्लास आपको कैसा लगा?